नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वन, जिसको हम आमतौर पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। ऑल्दो ये डिफरेंट हैं, मगर मुख्तलिफ क्लासेस में नाम डिफरेंट होने की वजह से आपको कभी कभार जहमत का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल मैं इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही कहूँगा। इलेक्ट्रोडायनामिक्स वन में हमने गुज़श्ता क्लास में गॉस लॉ मैंने आपको हल कराया था, मगर आपसे ये भी कहा था कि इसको हम सॉलिड एंगल के तरीके से भी हल करेंगे। तो आज गॉस लॉ सॉलिड एंगल के तरीके से हम हल करने जा रहे हैं। तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ। गॉस लॉ स्टेटमेंट उम्मीद है आपको याद होगी इसकी, कि फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक ही कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1 over epsilon नॉट, या जनरली मैं इसको एप्सिलॉन लिखता हूं, कोई मीडियम भी हो सकता है, टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। मैथमेटिकली फ्लक्स इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1 over epsilon टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड। हमें क्लोज सरफेस चाहिए। अगरचे गॉस लॉ किसी भी इरेगुलर क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, मगर मैं यहाँ सफ़ियर से शुरू करता हूँ, रेगुलर सफ़ियर से। तो ये रेगुलर सफ़ियर है। पिछले लेक्चर में मैंने रेडियस और इसके एरिया की मदद से हल किया था, मगर आज हम इसको सॉलिड एंगल की मदद से हल करेंगे। यहाँ पर मैं कोई चार्ज शो कर देता हूँ Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, हर डायरेक्शन में फैल जाएंगी। यहाँ पर इस सरफेस पर एक इन्फिनिटेसिमल एरिया एलिमेंट dA ले लेता हूँ मैं। dA वेक्टर एरिया है, तो उसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी, जिसको हम n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, n नॉर्मल के लिए, परपेंडिकुलर के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर एरिया ले रहा हूँ। बताता चलूँ रिवीजन के तौर पर, वेक्टर इज ए वेक्टर area is a vector whose magnitude is equal to the area and direction perpendicular normal to the surface। क्योंकि हम इस सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर एरिया या सरफेस लिख देता हूँ और S से डिनोट करूँगा। ये सरफेस इंटीग्रल है। अब हम जानते हैं फॉर पॉइंट पार्टिकल E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 over 4 pi epsilon टाइम्स Q over R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइंस जा रही हैं। उसके बाद dA को भी डिफाइन करते चले। डिफाइन क्या, उसको मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की हालत में। तो ये dA वेक्टर है, इसके इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, तो उसको n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ये उठाकर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल 1 over 4 pi epsilon मल्टीप्लाइड बाई Q इंटू R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। और जब दूसरा वेक्टर, बल्कि यहाँ मैंने ऊपर ही डॉट प्रोडक्ट डिनोट कर दिया है, तो मैं dA और n यूनिट वेक्टर में n यूनिट वेक्टर पहले लिख रहा हूं ताकि उसका डॉट प्रोडक्ट में शो कर सकूं। n यूनिट वेक्टर टाइम्स dA। कांस्टेंट्स को मैं बाहर लिख लेता हूं।
1 ओवर बल्कि Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल और डॉट n dA ओवर r स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है, बल्कि ये सिंबल भी कैप का यूनिट वेक्टर्स के लिए ही होता है और n भी यूनिट वेक्टर्स है, तो डॉट प्रोडक्ट में मैं अलग से यहाँ लिख दूँ इसको, और डॉट n is equal to magnitude of first which is 1, magnitude of second which is again 1 and into cos theta. इसको उठाकर ऊपर पुट कर दूं तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल cos थीटा dA ओवर r स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल की डेफिनेशन है, डिफरेंशियल सॉलिड एंगल, यानी मैं लिख सकता हूं d ओमेगा इज इक्वल टू cos थीटा dA ओवर r स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं सरफेस के लिए तो ये ओमेगा बन जाएगा, बल्कि सरफेस राइट साइड पे आएगा, यानी फुल सॉलिड एंगल। और किसी सफियर का फुल सॉलिड एंगल 4 पाई स्टीरेडियन होता है। रिकॉल करें एफएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर। किसी सफियर का फुल सफियर का सॉलिड एंगल 4 पाई स्टीरेडियन होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सर्कल का प्लेन एंगल 2 पाई रेडियंस होता है, और ये स्टी रेडियंस है सॉलिड एंगल। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर दें तो ये बन जाएगा Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स 4 पाई कैंसल, so this gives flux is equal to Q over epsilon। अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो फिर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे। इसको मैं इस सूरत में लिखता हूँ 1 ओवर एप्सिलॉन, और Q जो हमने इसके अंदर चार्ज रखा था एनक्लोज्ड, तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड, और यही गॉस लॉ की डेफिनेशन है। अब अगर सफियर की जगह पर हम कोई इर्रेगुलर सरफेस रखें, मैं यहाँ शो कर देता हूँ, या हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है इर्रेगुलर, बैलून समझ लें कुछ, जो लेकिन क्लोज सरफेस हो, उसके अंदर कुछ चार्ज रख देते हैं क्यों, तो ये रिजल्ट जो हमने हासिल किए हैं फ्लक्स के रेगुलर सफियर के लिए हासिल किए हैं, जिसमें चार्ज भी सेंटर पर पड़ा था। यहाँ इर्रेगुलर सफियर नहीं है, इर्रेगुलर सरफेस है मगर क्लोज्ड है, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, सफेरिकल इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, इसमें से जो ई फील्ड की लाइंस निकलेंगी सफेरिकल सरफेस में से, वही ई फील्ड की लाइन इस बाहर वाली एक्चुअल जो सरफेस है उससे भी वही लाइंस निकलेंगी, ना कमी होगी ना बेशी होगी। तो अगर सफेरिकल सरफेस के लिए गॉस लॉ एप्लीकेबल है, लाइंस ना कम हो रही हैं ना ज्यादा हो रही हैं, तो एक्चुअल जो इर्रेगुलर सरफेस है, इर्रेगुलर शेप में है, उसके लिए भी यही रिजल्ट वैलिड हो जाएगा। तो गॉस लॉ एक्चुअली किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स, अगर ये वैक्यूम है, टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड। और अगर कोई मीडियम पड़ा हुआ है यहाँ पर, से यहाँ मैं लाइंस की मदद से शो कर रहा हूँ कि कोई मीडियम पड़ा हुआ है, तो फिर एप्सिलॉन नॉट
इसके साथ साथ एप्सिलॉन आर भी होगा. फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड फॉर मीडियम. तो डिपेंड करता है वैक्यूम है या मीडियम. एप्सिलॉन आर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, 1 से बड़ा होगा, और इसकी वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट है. तो ये गॉस लॉ सॉलिड एंगल के तरीके से. अब अगर थोड़ा सा आगे चलें तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से आप लोग वाकिफ हैं, यूज्ड टू हैं. मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यहां बात करने जा रहा हूं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर इलेक्ट्रिक में चले जाएंगे. ये अगर हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, इस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मास m है. अगर इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ हाइट h तक ले जाया जाए तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. आप जानते हैं ग्रेविटी की जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है. ये वही 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मगर आमतौर पर हम उसको वेक्टर में ट्रीट नहीं करते, हम सिर्फ 9.8 पर चलते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड जमीन के सेंटर की तरफ होती है. तो हम इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में h हाइट तक ले जाते हैं. हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. वर्क F डॉट एस, बेसिक डेफिनेशन लगा रहा हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट. सो दिस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. एफ फोर्स, किसी चीज को लिफ्ट करते वक्त हम उसके वेट के बराबर फोर्स लगा रहे होते हैं. तो फोर्स को मैं पुट कर देता हूं वेट के बराबर, जो कि mg होता है, और डिस्प्लेसमेंट यहां हमने h से रिप्रेजेंट की है, हाइट h. थीटा की बात, तो जैसे अभी अर्ज किया कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. ग्रेविटी डाउनवर्ड है और हम इसको अपवर्ड ले जा रहे हैं. वेक्टोरियली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं, वन 180 डिग्री का एंगल बनेगा. ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, बल्कि ठीक है, मजीद गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ सकती है, एमएससी के स्टूडेंट हैं. 180 डिग्री और cos ऑफ 180 -1, लिहाजा theta is 180 degree and cos of 180 degree is -1. पुट कर दूं, वर्क विल बी इक्वल टू mgh और इंटू -1, so वर्क इज इक्वल टू -mgh. ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है. अप्लाइड वर्क, सॉरी, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वो प्लस में होगा, जबकि ग्रेविटी यहां कितना काम कर रही है, -mgh के. तो यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हम लेते हैं. आप जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम mgh के बराबर लेते हैं, नेगेटिव साइन के बगैर. इससे एक सादा सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी u, where u is potential energy, is equal to minus work done against the field, and which is of course according to this calculation. U potential energy, delta U change in work. तो
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। यही कंसेप्ट हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में ले आए तो उसकी मदद से मैं आपको ज़रा समझा दूं। हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, मैं इसको पहले पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। अब इससे ई फील्ड की लाइन हर डायरेक्शन में निकल रही हैं, मगर मैं डिजायर्ड डायरेक्शन में सिर्फ शो कर रहा हूं, ये राइट की तरफ। ई फील्ड की ये डायरेक्शन यहां पर। एक टेस्ट चार्ज अगर लिया जाए Q0, और टेस्ट चार्ज याद रखें हमेशा पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, यहां पर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। अब ये फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। ये कुछ चीजें आपको समझाने के लिए, सिचुएशन को आसान करने के लिए मैं आप यहां जैसे फिक्स का नाम मैंने लिख दिया। टेस्ट चार्ज, यहाँ Q is our source charge and Q0 टेस्ट चार्ज। अगर इस टेस्ट चार्ज जो कि बहुत छोटा लिया जाता है, अगर यहाँ पर लाकर रख दिया जाए तो आप जानते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये ई फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर देगा। अब हम ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ इसको रोक रहे हैं बल्कि अगेंस्ट द फील्ड हम इसको किसी पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले आते हैं। कुछ फोर्स लगेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इट मीन्स के कुछ वर्क होगा। तो यहां पर कुछ वर्क डन होगा, वर्क इज डन ऑन Q0 that is test charge by bringing it from point B to point A। हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। यही वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, मगर नेगेटिव साइन के साथ। अब यहां पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, ग्रेविटी की वजह से, यहां पर चार्ज की वजह से, चार्जेस, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक PE इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। ये बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। अब मैं इसको अगेन उसी सिंबल्स में लिखता हूं, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, इसमें जो चेंज आया दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क। मजीद एक डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है जबकि पोटेंशियल अलग चीज है। मैं अगर डिफाइन करूं पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो VB है, यानी पोटेंशियल एट B, और A पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको मैं पोटेंशियल एट A कह देता हूं। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है, यानी VA माइनस VB, जिसको मैं डेल्टा VB लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल, मगर साथ में ये जहन में रखिएगा कि V पोटेंशियल को शो कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज है और सिर्फ पोटेंशियल अलग चीज है। इन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये हमारे पास पोटेंशियल की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फर्क। तो हाँ, VA मैंने बड़ा लिया है, VB छोटा लिया है, क्योंकि ये चार्ज सोर्स चार्ज के ज्यादा करीब है पॉइंट A, लिहाजा यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और जो दूर है वहां पर पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल का यूनिट भी मैं बताता चलूं, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज, यहां से आप देख सकते हैं, जूल पर कूलम, जिसको कलेक्टिवली वोल्ट कहा जाता है। यानी अगर हम
1 कूलम चार्ज पर वर्क करें 1 जूल का, तो उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में डिफरेंस आपने याद रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करना है, और आपके लिए असाइनमेंट यही है कि आप इसका फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।